नमस्कार दोस्तों, हाल ही में देश में जातीय जनगणना की मांग फिर से तेजी से उठना शुरू हो गई। जब संसद में किसी प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी वर्ग के जातियों की गिनती नहीं की जाएगी, अर्थात जातीय जनगणना नहीं किया जाएगा, इस पे देश में मानो हड़कंप मच गया हो। सभी विपक्षी एवं राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर जातीय जनगणना की मांग की। इसमें मुख्य तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, रामदास अठावले, सपा और लेफ्ट और इसके साथ साथ कांग्रेस नेता के साथ साथ बीजेपी के भी कुछ ओबीसी कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। साथ ही ओबीसी आयोग और मद्रास हाईकोर्ट ने भी जातीय जनगणना कराने पर जोर दिया है, परंतु केंद्र सरकार इस मांग को खारिज कर रही है। आइए आज के इस वीडियो में जातीय जनगणना के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं और इससे आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जानेंगे। सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की गिनती करना ही जातीय जनगणना है, जिसे ओबीसी गिनती भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जातियों की गिनती की जाती है ताकि उसकी सामाजिक स्थितियों का सही आकलन किया जा सके। संविधान में ओबीसी के स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया। आर्टिकल 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आयोग की नियुक्ति और आर्टिकल 16 के 4 में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कही गई है, परंतु संविधान में ओबीसी के जातियों का कोई लिस्ट तैयार नहीं किया गया। चूँकि जनगणना संघ सूची का विषय है, इसलिए जातियों का वर्गीकरण करने और जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होती है, इसलिए राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को प्रस्ताव ही भेज सकती है। जातीय जनगणना को समझने से पहले हमें अपने देश की जनगणना के इतिहास को समझना होगा। देश में 1872 में पहली जनगणना हुई और इसके बाद 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई और तब से हर 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है। 1881 से 1931 तक देश में जाति आधारित जनगणना की जा रही है। सभी धर्म के सभी जातियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। अंग्रेज ऐसा इसलिए करता था ताकि भारतीय समाज में ऊंच और नीच की असमानता को दिखा के समाज में फूट डालो और शासन करो की नीति को स्थापित कर सके, भारत की अखंडता को कमजोर किया जा सके। इस योजना में काफ़ी हद तक अंग्रेज सफल भी रहे। 1931 के बाद 1941 में जनगणना की गई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसके आंकड़े को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं किए गए। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, जिसमें भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठी, परंतु देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल, कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने देश के सामाजिक भाईचारे बिगड़ने की शंका से जातीय जनगणना कराने से इनकार किया, क्योंकि उस समय देश कई जातियों और धार्मिक संकटों से बाहर निकला ही था। देश की अखंडता को बनाए रखने एवं जाति प्रथा मुक्त देश को बनाने के लिए इसे उचित नहीं समझा गया। इसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, यदि देश को एक अखंड बनाए रखना है तो सर्वप्रथम हमें जाति को मिटाना होगा। शायद इसलिए ऐसे ही विचार रखने वाले नेताओं ने संविधान में कहीं पर भी पिछड़े वर्ग की चर्चाएं नहीं की, ताकि समय के साथ देश में जातिवाद की प्रथा समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया और देश में जाति की स्थिति और भी जटिल होती गई। तब से 2011 तक देश में कोई भी जातीय जनगणना नहीं की गई। राष्ट्रीय जनगणना में सिर्फ व्यक्ति के धर्म का नाम, SC ST की ही गिनती की जाती थी, इसलिए पिछड़ा वर्ग की संख्या का आधार केवल 1931 की जाति जनगणना को ही माना जाता है, जिसमें 52% ओबीसी की भागीदारी थी। परंतु 1991 में ओबीसी को मंडल कमीशन की सिफारिश पे 27% आरक्षण दिए जाने के बाद समय समय पर जातीय जनगणना की मांग उठना शुरू हुआ। वर्ष 2001 और 2011 में विपक्षी पार्टियां इसकी मांग करती आई है, परंतु केंद्र की सत्ता पार्टी जातीय जनगणना कराने से इनकार करती रही। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार और 2021 में नरेंद्र मोदी की सरकार भी इसे किनारा कर रही है। 2010 में यूपीए के साथी दल के नेता जैसे लालू यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह और उस समय की विपक्षी दल बीजेपी के दबाव डालने पर मनमोहन सिंह सरकार ने प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना कराने वाली कमेटी बनाई और जातीय जनगणना कराया गया, जिसे SEC यानी सोशल इकोनॉमिकल एंड कास्ट सेंसस नाम दिया गया, जिसमें करीब 4800 करोड़ रुपये खर्च हुए। दुख की बात तो यह है कि इस जनगणना के जाति के आंकड़े को सार्वजनिक तौर पे आज तक प्रकाशित नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि इसमें 34 करोड़ लोगों के डाटा गलत पाया गया। जातीय जनगणना हमेशा राजनीति की मुद्दा बनती रही है, इसलिए कई राजनीतिक दल साथ आके केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की मांग कर रही है। जातीय जनगणना कराने के पक्ष और विपक्ष में कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जातीय जनगणना के विपक्ष यानी
विरोध करने वाले लोगों के तर्क को समझते हैं। पहला, सामाजिक भाईचारे बिगड़ने का खतरा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जातीय जनगणना कराने से जब आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे तो समाज में अनेक प्रकार की असमानता फैलेगी। जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग करेगा। कम जनसंख्या वाले जाति ज़्यादा जनसंख्या वाले जाति से एक डर का भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा। जातियों के बीच असमानता तेजी से फैलेगी और जातिवाद फिर से प्रभावी होना शुरू हो जाएगा, जिससे देश की अखंडता प्रभावित होगी। और इसी कारण से सरदार पटेल ने भी जातीय जनगणना कराने के विरोध में थे। और दूसरा, जनसंख्या प्रभावित। विपक्ष में तर्क देने वाले लोग का मानना है कि आंकड़े स्पष्ट हो जाने से कम जनसंख्या वाले जाति के लोग अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, जिससे परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावित हो, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा, जिससे समाज और देश दोनों प्रभावित होगा। और तीसरा, जातीय समीकरण की राजनीति। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सभी जातियों के आंकड़े स्पष्ट हो जाने से आम लोगों की अपेक्षा राजनीतिक दल वालों को ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि देश में हर पार्टी किसी न किसी जाति आधार पर ही टिकी है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए देश हित छोड़ के जाति की तुष्टिकरण किया जाएगा, जाति को राजनीति की जाएगी और अपने जाति के उत्थान पे काम करेगा, जिससे समाज के अन्य जाति के लोगों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। और चौथा, जटिल जाति व्यवस्था। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है और देश में कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। धर्मों में हजारों जातियां हैं और जातियों में कई उपजातियां और गोत्र हैं। भारत में कास्ट सिस्टम काफ़ी जटिल है और लोगों को सही आंकड़ा इकट्ठा करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसमें समय और पैसा दोनों काफ़ी अधिक लगेंगे, जिससे सही आंकड़े आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 2011 की जातीय जनगणना में करीब 4800 करोड़ रुपये खर्च हुए, फिर भी कई खामियों के कारण डाटा प्रकाशित नहीं किया गया। कुछ लोगों को जाति बताने में भी असुरक्षा का डर रहता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कारण हैं जो जातीय जनगणना के विरोध में दिए जाते हैं। इन विरोधों के बावजूद जातीय जनगणना के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। आइए उनके बारे में समझते हैं। पहला, देश का विकास। जातीय जनगणना के पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का मानना है कि जब देश में जनगणना के दौरान लोगों के धर्म और SC/ST जाति के लोगों की जनगणना की जाती है, आरक्षण में, चुनाव में टिकट, सरकारी योजनाएं सभी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े जैसे मुद्दे पर दी जाती है, तो फिर देश में पिछड़े वर्ग यानी OBC के संख्या का आकलन क्यों नहीं किया जाता है? बिना सही आंकड़े के किस प्रकार वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है? लोगों का ऐसा मानना है कि देश आज तक विकासशील इसलिए है क्योंकि OBC जैसे अधिक जनसंख्या वाले वर्ग की गिनती नहीं की जाती है। सही आंकड़े नहीं होने के कारण आज भी सरकारी योजनाएं एवं आरक्षण का आधार 1931 की जातीय जनगणना को ही माना जाता है, जो कि आज के समय में बहुत ही पुरानी और अनुचित है। दूसरा, परिवार नियोजन को सफल करना। लोगों का मानना है कि OBC की सही आंकड़े स्पष्ट होने से समाज में परिवार नियोजन को सफल करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस जाति में ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उस जाति के परिवार को नियोजन के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी, जिससे जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है। और तीसरा, योजनाओं का सही क्रियान्वयन। देश में OBC वर्ग के सही आंकड़े स्पष्ट नहीं होने के कारण अधिकांश योजनाएं असफल हो जाती है, क्योंकि इससे वंचित लोगों की सुविधाएं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। समाज के किसी एक तबके को ही इसका ज़्यादा फायदा उठा पाता है। आंकड़े स्पष्ट होने से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक योजनाओं को सही लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इससे संबंधित सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। और चौथा, OBC लिस्ट में असमानता। देश में 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं की गई और साथ ही संविधान में भी OBC वर्ग के जातियों का कोई स्पष्ट सूची नहीं तैयार किया गया, जिससे केंद्र और राज्य के OBC सूची में काफ़ी असमानता पाई जाती है। कई शिक्षाविदों का मानना है कि OBC की सूची में असमानता के कारण कुछ जाति OBC और SC दोनों में आते हैं, जबकि इसके साथ साथ अलग राज्यों में OBC की लिस्ट में भी काफ़ी असमानता है। जैसे बिहार में बनिया जाति OBC में, लेकिन यूपी में वह जनरल कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही जाट जाति के बारे में भी असमानताएं दिखती है। असमानताओं के कारण लोगों को दूसरे राज्य में सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इसलिए जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता है।
अब बिहार में जातीय जनगणना की स्थिति के बारे में समझते हैं। बिहार में जातीय स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति को कास्ट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार की सभी क्षेत्रीय पार्टी किसी न किसी जाति के आधार पर ही खड़ी हुई है। बिहार में कई बार ऐसा देखा जाता है कि जातीय जनगणना की मांग के मुद्दे को उठाया गया है। हाल फिलहाल में भी 2019 और 2020 में 2 बार जातीय जनगणना के प्रस्ताव को बिहार विधानसभा और विधानमंडल दोनों से पास करा के केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजा गया, परंतु केंद्र सरकार इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया और खारिज कर दिया। बिहार में जातीय जनगणना कराने से राजनीतिक पार्टियों को अपना वोट बैंक साधने और जातीय समीकरण को जोड़ने तोड़ने में आसानी होगा, इसलिए सभी नेता इसे कराने का प्रयास करती आ रही है। मेरी राय में देश में जातीय जनगणना की जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई देशों में जनगणना में लोगों के सभी आंकड़े को इकट्ठा किया जाता है ताकि विकास की योजनाओं को सभी लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि सही और स्पष्ट आंकड़े होने से सरकार को नीति बनाने में, योजनाओं को क्रियान्वयन करने में ज़्यादा आसानी होगी। और साथ ही इस जातीय जनगणना में जाति के नाम के साथ साथ लोगों की संपत्ति का आंकड़ा भी लिया जाना चाहिए और अधिक आय वाले लोगों को समान श्रेणी में रखा जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग और किसी भी जाति का क्यों ना हो। और दूसरा, सरकार अनेक बार ये मान चुकी है कि जनगणना के दौरान कई सारी त्रुटियां होती है, क्योंकि जनगणना सरकारी स्कूल के शिक्षक और आंगनबाड़ी दीदियों द्वारा कराया जाता है और इनमें से ज़्यादातर लोग न्यू टेक्नोलॉजी को सही से यूज नहीं कर पाते। इसलिए सरकार मतदान कर्मियों के तौर पे इच्छुक युवाओं को सिलेक्ट कर सकती है, उन्हें ट्रेनिंग दे सकती है, जिससे स्पष्ट आंकड़े आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि जातीय जनगणना से संबंधित सभी पक्ष और विपक्ष के तर्क आपको समझ में आ गए होंगे। जातीय जनगणना के विषय में आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं हूँ सरोज। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।